हेलो एवरीवन। आज हम लोग डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। 3.3.2 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, क्लास 11th एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि डोमेन और रेंज का डेफिनेशन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है डोमेन और रेंज का। तो डोमेन क्या होता है? द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स फॉर द फंक्शन। ठीक है, मतलब कि कोई भी एक फंक्शन, हमने आपको बार बार बोला है कि एक फंक्शन को हम लोग किस तरीके से देखेंगे, एक मशीन की तरह से देखेंगे। तो इस मशीन में आप जो जो इनपुट डाल सकते हो उन सब का जो कलेक्शन होगा वो डोमेन कहलाता है। इस मशीन में आप जो जो इनपुट डाल सकते हो, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इनपुट जो होगा उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। रेंज क्या होता है? द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ वैल्यूज डेट आर प्रोड्यूस्ड बाई दैट फंक्शन। यानी कि अगर हम इसको वापस एक मशीन मान रहे हैं तो इससे जो भी हमारा इनपुट निकलेगा ना, जो इनपुट निकलेगा उसका जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है? हमारा रेंज होता है। यानी कि कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स जो होता है वो रेंज होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे y इक्वल टू साइन एक्स से। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स से शुरू करेंगे। तो देखो, आपको इनपुट कहाँ पे देखना, मतलब डोमेन का मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन आपका दे के रखा है साइन एक्स, आपका जो साइन एक्स फंक्शन दे के रखा है ये एक्स के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, मतलब यहाँ से कौन सा एंगल डाला जाएगा तो ये डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक्स के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे आप जब डालना शुरू करोगे तो कुछ भी डाल सकते हो, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू क्या होता है? आर होता है। ठीक है, यानी कि एक्स के हर एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। तो इसलिए इसका डोमेन हम लोग क्या कहते हैं कि इसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा? आर होगा। जैसे साइन एक्स था क्या हमारा? अगर साइन एक्स का डेफिनेशन बिल्कुल बेसिक तरीके से देखें जो हम लोग सीखे हैं, तो साइन एक्स का डेफिनेशन, मतलब इसमें जो साइन एक्स होता है वो क्या होता है हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। देखो आप, कि अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो हमने देखा था कि कोई भी अगर एक एंगल बना रहा है यहाँ से इस तरीके से, अगर एक्स एंगल बना रहा है, ठीक है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता था वो होता था कॉस एक्स, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है हमारे पास? साइन एक्स होता है। ठीक है, तो आप ये देखो कि यहाँ पे मतलब कि कोई भी एंगल ले, हम इस एंगल को अगर घुमाते घुमाते इस तरीके से कोई भी एंगल ले लें, मतलब कोई भी, कुछ भी का मतलब कुछ भी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी आप एंगल ले लो, तो हर एक पॉइंट का मतलब ये पॉइंट पी पॉइंट कहीं ना कहीं इसी पे लाई कर रहा होगा, कहीं ना कहीं इसी पे लाई कर रहा होगा। तो जब इसी पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा तो पक्का इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट अगर है इसका मतलब कि साइन एक्स का कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलते जाएगा। जैसे जब आप यहाँ पे होते हो तो साइन एक्स का वैल्यू कितना मिलता है आपको? जीरो मिलता है। ठीक है, जब यहाँ पे होगे तो साइन एक्स का वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट वन होता है हमारे पास। यहाँ पे रहोगे तो फिर से जीरो हो जाएगा, यहाँ पे रहोगे तो माइनस वन होगा। तो कोई ना कोई वैल्यू तो आपको मिलते ही रहेगा, इस पर कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलते ही रहेगा। आप एंगल को चाहे कितना भी बड़ा कर लो, इधर से घूमो इधर से घूमो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पी पॉइंट होगा। और पी पॉइंट अगर है तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा ना। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ वाला, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास? ये वाला डिस्टेंस होता है हमारे पास। तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, यानी कि एक्स के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो सिंस हम लोग ऐसे लिखेंगे कि सिंस sin x is defined, sin x is defined for every, ऐसे लिख लेते हैं इसको, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। इसका मतलब होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। इसलिए जो डोमेन होगा हमारे पास साइन एक्स का, हमारे पास जो साइन एक्स का डोमेन होगा वो क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू आर कहो, या फिर एक्स बिलोंग्स टू क्या कहो? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सब पे, मतलब -1 -2 -2.5 प्लस का 2.5 सब पे डिफाइंड है। अच्छा, फिर वो लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो हम लोग को डिग्री में होना चाहिए। नहीं भाई, रेडियन में तो चलता है ना। तो ये जो अब हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं ये हमारा क्या होता है? रेडियन में होता है ना, हम लोग एंगल जो लेते हैं। ठीक है, अगर ये एक्स होता है तो हमारा ये भी जो होता है वो एक्स होता है। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से अगर रेडियन का डेफिनेशन देखो तो यही होता है ना, कि अगर एक आपका यूनिट सर्कल है तो ये आर्क लेंथ जितना होगा उतना ही एंगल यहाँ पे बन रहा होगा। ठीक है, आर्क लेंथ जितना भी होगा
उतना ही रेडियन का एंगल, यानी कि एक्स रेडियन का एंगल यहाँ पे बन रहा है हमारे पास। तो जो साइन एक्स का डोमेन हुआ वो क्या हुआ आपका, वो होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि कुछ भी डालने से ये मना नहीं करेगा। अगर मान लेते हैं कि कोई पूछता है कि साइन ऑफ इतने डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना कि ये आपको मना कर देगा कि इस पर क्या होगा, ठीक है। अब ऐसे भी पूछा जाए कि साइन ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा, तो देखो एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते हैं कि साइन ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग बता सकते हैं कि -1 से 1 के बीच में ही कुछ होगा, क्योंकि -1 और 1 क्या होता है, इसका रेंज होता है। अभी यार रेंज के बारे में बात कर लेते हैं अब। तो हम लोग y इक्वल टू साइन एक्स के रेंज के बारे में बात करते हैं, इसके रेंज के बारे में। तो इसका जो रेंज होता है वो होता है हमारे पास क्या, -1 से 1, यानी कि ये हमारे पास जो मशीन है साइन एक्स वाला मशीन जो है आपका, ठीक है, आप इसमें कुछ भी डालो, यहाँ से जो बाहर निकलने वाला है ना वो आपका -1 से 1 के बीच में ही निकलेगा। वो कैसे देख सकते हैं, वो इस सर्कल से हम लोग देख सकते हैं। आप देखोगे इस सर्कल से, देखो साइन एक्स क्या है हमारे पास, साइन एक्स इसका वाई कोऑर्डिनेट है। साइन एक्स जो है वो क्या है हमारा, साइन एक्स इसका वाई कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट का। तो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो आपका कहाँ पे लाई कर रहा होगा, इस पे, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट जब इस पे घूम रहा होगा, इस सर्कल पे ऐसे ऐसे घूमेगा, इस सर्कल पे जब आपका पी पॉइंट घूम रहा होगा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे कैसे चेंज होगा, देखो आप कहाँ से कहाँ तक जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट जो होगा आपका यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में ना घूमते रहेगा, यानी कि कहाँ से, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास, इस नीचे वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, 0, -1, क्योंकि यूनिट रेडियस का एक सर्कल है ना। तो यहाँ से डिस्टेंस जो होगा वाई एक्सिस पे, निगेटिव वाई एक्सिस पे 1 डिस्टेंस जब जाएंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0, वाई कोऑर्डिनेट -1, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, 1। तो कहीं भी आप रहोगे ना, जैसे पी पॉइंट यहाँ पे हुआ, ठीक है, तो पी पॉइंट यहाँ पे हुआ तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट यही होता है ना, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर डालो तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ पे ये वाला वाई कोऑर्डिनेट आएगा आपका। पी पॉइंट आपका यहाँ पे हुआ तो आपका जो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पी पॉइंट का अगेन यहाँ से लेके यहाँ वाला निगेटिव साइड में आपकी बार आ जाएगा। तो आप कहीं भी पी पॉइंट को रख लो ना, पी पॉइंट को कहीं भी रखोगे तो आप ये देखोगे कि जो पी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट -1 और 1 के बीच में ही घूम रहा होगा, ठीक है। हम आपको थोड़ा सा एनिमेशन से इमेजिन कराते हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखो ये आपका रहा सर्कल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अल्फ़ा, सर्कल पे आप देखो रेड कलर में एक अल्फ़ा दिख रहा है, ठीक है। वो अल्फ़ा जो है वो आर्क लेंथ है, तो जितना आर्क लेंथ होगा उतना ही एंगल यहाँ पे बन रहा होगा सेंटर पे। तो हम क्या करते हैं, हम देखो साइन अल्फ़ा को दिखा रहे हैं आपको। तो देखो साइन अल्फ़ा क्या होगा, इस ये पी पॉइंट जहाँ जहाँ घूमेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट साइन बताएगा, वही को होता है ना, हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे जब रहेगा तो साइन अल्फ़ा जो है आपका कहाँ पे है, देखो बिल्कुल 0 वाले पे है, ठीक है। जैसे जैसे आपका अल्फ़ा बढ़ते जाएगा, साइन देखो साइन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और जब आपका 90 डिग्री होगा, जब आपका 90 डिग्री होगा तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, आपको पता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे π/2 से, जब आप π/2 से आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, तो देखो साइन का वैल्यू जो है वो घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, और जैसे ही आप पाई पे आए साइन का वैल्यू फिर से कितना हो गया, 0 हो गया आपका, ठीक है। फिर आप पाई से बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, मतलब 180 डिग्री से आप बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, आप आ जाओ 270 डिग्री पे। तो 270 डिग्री पे जब आ जाओगे तो साइन देखो, साइन का जो पॉइंट आपका कहाँ पे आ गया, बिल्कुल नीचे में आ गया, यानी कि -1 हो जाएगा हमारे पास। और फिर जब आपका 270 से बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो आपका साइन भी बढ़ेगा, 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 और बढ़ के फिर कहाँ पे चला जाएगा, 0 पे। तो आप देखो कि साइन वाला जो है आपका वाई कोऑर्डिनेट, देखो आप उसी पे क्या कर रहा है, घूम रहा है, आपको देख सकते हो आप, ठीक है। ये क्या कर रहा है, उसी पे घूम रहा है आपका साइन वाला, देखो साइन वाला कोऑर्डिनेट को देखो आप, जो पॉइंट वाई एक्सिस पे घूम रहा है, तो कहाँ से कहाँ के बीच में घूम रहा है। तो एंगल तो आपका कुछ भी लेते जा रहा है एक्चुअली, यहाँ पे मतलब एंगल जो है वो 360 डिग्री तक ही दे रहा है, लेकिन हम लोग घूम घूम के तो कितने भी डिग्री का एंगल बना सकते हैं ना। जैसे एक चक्कर मारा तो हम इसको, ये वाले को हम लोग काउंट कर सकते हैं 2π, फिर ऐसे एक और चक्कर मारे तो हम लोग इसको 4π काउंट कर सकते हैं, फिर एक और चक्कर मारे तो यहाँ वाले पे 6π काउंट कर सकते हैं।
ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो यहाँ से कि हम लोग जो बोलते हैं कि 2n पाई प्लस एक्स करने पे साइन एक्स क्यों आता है, यानी कि ये 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। 2 पाई लेंथ के बाद अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करना शुरू कर देगा। अभी छोड़ो वो सब चीज़ें, छोड़ो अभी आप ये देखो कि साइन एक्स साइन अल्फ़ा जो है आपका, वो क्या -1 से 1 के बीच में ऐसे घूम रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइन अल्फ़ा जो है वो क्या कर रहा है, -1 से 1 के बीच में घूम रहा है, यानी कि इसका वाई कोऑर्डिनेट। सेम तरीके से हम कॉस अल्फ़ा को दिखाएंगे, ठीक है। कॉस अल्फ़ा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ से आप देखो तो कॉस अल्फ़ा क्या होता है हमारे पास, इस कॉस एक्स जो होता है वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे आपका ये करेगा, आप देखोगे कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है ना वो इस पे घूमता है, इस पे घूमेगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, -1, 0, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, 1, 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि कॉस एक्स कहाँ कहाँ के बीच में घूमेगा, -1 और 1 के बीच में। आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। ठीक है, आप देखो कॉस वाला देखना, आप कॉस वाला देखो, जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं। अभी देखो अभी अभी आपका कॉस कितने पे है, 1 पे है, क्योंकि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट अभी जहाँ पे है कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब जैसे ही आप इसको बढ़ाओगे, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो देखो 0 आ जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर आप बढ़ाते जाओ, कॉस पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, -1। कॉस पाई का वैल्यू -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से फिर 1 से 0, 1 से 0, फिर आपका 0 से -1, -1 से 0, 0 से। अब देखो क्या कर रहा है वो, एक्स एक्सिस पे देखो -1 और 1 के बीच में घूमते जा रहा है कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा जो है आपका -1 और 1 के बीच में घूमते जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कॉस अल्फ़ा का भी जो डोमेन होगा, क्योंकि एक देखो हर एक एंगल पे कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो हर एक एंगल पे कुछ ना कुछ होगा ना। इसका मतलब कि cos x का भी जो डोमेन होगा, अभी हम लोग लिखने वाले हैं कि cos x का जो डोमेन होगा वो भी क्या होगा आपका, r ही होगा। और इसका जो रेंज होता है वो भी उसी की तरह कितना होता है, -1 से 1 होता है हमारा, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया यहाँ पे कि जो रेंज होता है हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स का, वो क्या होता है, -1 से 1। तो अगर हम फाइनली यहाँ पे इसको समराइज़ करें कि हमारे पास फंक्शन जो है वो साइन एक्स है, ठीक है। तो इसका जो डोमेन है, हमने देखा कि क्या है, x बिलोंग्स टू r। x देखो यहाँ पे ये जो हम लोग डालते हैं ना, यहाँ पे ये डोमेन होगा हमारे पास, और इस पूरे फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, रेंज होगा। तो हम इसको y बोल देते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स है हमारे पास, ठीक है। तो इसका जो हमारा रेंज होगा, यानी कि y कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो y जाएगा आपका -1 से 1 तक। यानी कि x का आप कुछ भी वैल्यू डालोगे, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालोगे, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ना, यानी कि साइन x जो है वो आपका -1 से 1 के बीच में ही कोई वैल्यू लेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो ये होता है डोमेन और रेंज। आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज़, ठीक है। अब आते हैं दूसरे फंक्शन पे, दूसरा फंक्शन यानी कि y इक्वल टू कॉस एक्स। तो कॉस एक्स के बारे में भी हमने देख लिया है सब कुछ, ठीक है। तो बस यहाँ पे डायरेक्टली लिख ही देते हैं, यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे इसका डोमेन, और यहाँ पे आ जाएगा इसका रेंज, ठीक है। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, cos x है, y इक्वल टू कॉस एक्स। तो इसका भी जो डोमेन होगा आपका वो भी होगा x बिलोंग्स टू r, और ये भी जो रेंज होगा ना इसका, वो -1 से 1 तक ही होगा। अभी हमने देख लिया था उस सर्कल पे -1 से 1 के बीच में क्या कर रहा है, वो भी घूम रहा है। तो अगले पे आते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसकी बातें करते हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स की बात करते हैं। तो cosec x जो होता है वो क्या होता है, 1/sin x होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि sin x जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे cosec x नॉट डिफाइंड होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ये फंक्शन लिख दिया y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, ठीक है। यहाँ पे इसका लिख दिया डोमेन। तो इसके डोमेन में क्या होगा कि देखो जहाँ पे sin x 0 होगा ना वहाँ पे ये नॉट डिफाइंड होगा। तो sin x 0 हमने देख लिया है कि वो n पाई पे होता है, तो हम लोग n पाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। कुछ भी रख सकते हो आप, n पाई नहीं रख सकते हो, क्योंकि n पाई पे ये क्या होता है, 0 होता है sin x, ठीक है। और रेंज की बात करते हैं कि इसका रेंज कितना होगा, ठीक है, इसका रेंज कितना होगा। तो आप ये देखो एक तरह से पूछा क्या गया है, हमें किसका पता है, देखो
साइन एक्स का पता है कि साइन एक्स जो है हमारे पास, सॉरी, जो हमारा साइन एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, -1 से 1 तक। साइन एक्स जो है हमारा वो -1 से 1 तक जाता है। तो एक्चुअली हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि भैया 1/sin x के बारे में बता दो फिर, कि अगर sin x आपका यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो 1/sin x कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो आप इसके लिए थोड़ा सा इसको देखो कि जैसे मान लेते हैं कि हम आपसे कहते हैं कि x जो है वो 2 से 3 के बीच में जा रहा है, तो अगर हम आपसे पूछें कि 1/x कहाँ से कहाँ तक जाएगा तो उसके बारे में हम लोग कैसे बताएंगे। आप ये देखो, x अगर आपका 2 से 3 तक जा रहा है, x अगर आपका 2 से 3 तक जा रहा है तो हमसे पूछा गया कि 1/x कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो 1/x जो होगा ना वो 1/3 से 1/2 की तरफ जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 1/3 1/2 कैसे आया, लेकिन हमने ये उल्टा क्यों किया, आप उसका मतलब समझो कि कैसे हुआ हमारे पास। तो हम लोग मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ लिखते हैं ना, कि मिनिमम से बड़ा है, मतलब इससे बड़ा है ये और इससे छोटा है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है आपका 0.33 के आसपास है, लेकिन इसका वैल्यू तो 0.5 के आसपास है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे आप लोग कि जब हम लोग इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन जो होगा ना वो हमारा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे। ओके, अच्छा, तो इसका मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी x जो है वो ऐसा दिया हुआ है कि 2 से 5 के बीच में जा रहा है, तो 1/x हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो 1/x जो होगा वो सीधा सीधा हम लोग इस तरीके से कर देंगे, 1/5 से लेके कहाँ तक, 1/2 तक। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। x का वैल्यू मान लेते हैं कि ऐसा कहा कि -2 से -1 की तरफ जा रहा है, -2 से -1। ठीक है, तो हमारा 1/x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 1/x हमारा कितना हो जाएगा, 1/-1। ठीक है, से कहाँ तक, 1/-2 तक, यानी कि -1 से कहाँ तक जाएगा, 1/x -1/2 तक। लेकिन प्रॉब्लम आपको तब आएगा, देखो ऐसे में तो डायरेक्टली कर लोगे आप। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा कह दें कि x जो है आपका वो -2 से 3 की तरफ जा रहा है, तो 1/x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1/x जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो देखो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। रीज़न क्या है आपका, रीज़न है कि x जो है ना वो 0 पे नॉट डिफाइंड होता है। x जो है वो 0 पे नॉट डिफाइंड होता है और 0 इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, हम लोग इसको 2 पार्ट्स में तोड़ लेंगे। कैसे, एक देखो आप ऐसे कर लेंगे कि -2 से लेके 0 तक चले जाओ, और एक बार क्या करो 0 से लेके और 3 तक चले जाओ, ऐसे तोड़ लो। ठीक है, एक बार आप क्या करो -2 से 0 तक ले लो, और एक बार क्या करो इसको 0 से लेके 3 तक ले लो। ठीक है, अब देखो इसको, अब यहाँ से हम लोग 1/x निकाल सकते हैं। अच्छा, ध्यान दोगे कि ये जो 0 है, ये देखो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग को जाना कहाँ से था, -2 से और 3 के बीच में जाना था, तो हमने 0 पे इसको तोड़ा है। तो 0 पे जब तोड़ा है तो -2 से 0 यानी कि 0 से थोड़ा सा पहले रुक गए हैं, 0 से थोड़ा सा पहले रुके हैं हम लोग, और फिर 0 के थोड़ा सा बाद से शुरू किए हैं, क्योंकि 0 से तो 0 पे तो नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब हम इसको ऐसे 0- और इसको 0+ लिख सकते हैं क्या, 0+ का मतलब कि 0 से थोड़ा सा आगे, और 0- का मतलब 0 से थोड़ा सा पहले। अच्छा, अगर 0- लिख रहे हैं तो ये तो एक निगेटिव नंबर होगा, क्योंकि 0 से पहले आ गया, और ये क्या होगा 0+ जब लिखेंगे तो ये तो एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे करने के लिए इसको तैयार हो। देखो इसके बारे में बात करते हैं कि अगर हमारा x जो है वो इसके बीच में जा रहा है, तो आपका 1/x कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो देखो इसका जब रेसिप्रोकल करोगे आप तो कितना होगा, 1/0 जीरो माइनस है, देखो 0 नहीं है तो आप नॉट डिफाइंड नहीं कहोगे, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1/-2। तो 1/0 यानी कि एक बहुत ही छोटा नंबर है निगेटिव में, बहुत ही छोटा नंबर है निगेटिव में। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक बहुत ही बड़ा नंबर लेकिन निगेटिव में, और बहुत ही बड़ा नंबर क्या होता है, माइनस का इन्फिनिटी। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो होगा आपका वह ऐसे चला जाएगा, -∞ से लेके और -1/2 तक। और दूसरे पार्ट में अगर तोड़ो आप इसको तो 0+ से, सॉरी 0+ से हम लोग कहाँ तक जा रहे थे, 3 तक जा रहे थे। तो जब हम इसको इसके 1/x के बारे में पूछे तो आप क्या कहोगे, इधर तो 1/3 कर दो और इधर क्या कर दो आप इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ 0+, 1/0+।
तो 1 एक बहुत ही छोटा नंबर इज इक्वल टू एक बहुत ही बड़ा नंबर, लेकिन पॉजिटिव साइड में। तो हमारा यहाँ से कहेंगे कि 1/x जो होगा डेट विल लाई बिलोंग बिटवीन 1/3 टू व्हाट, इन्फिनिटी। ओके, तो हमारा जो फाइनली इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो कैसा आया हमारे पास 1/x। तो 1/x बिलोंग्स टू हम लोग कहेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 1/2 आया, और यूनियन कहाँ से कहाँ तक आया, 1/3 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये हो जाएगा आपका कि अगर आपका x जो है वो आपका -2 से 3 तक जा रहा है तो 1/x कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अब इसी चीज़ का यूज़ करके हम लोग cosec x का रेंज निकालेंगे। देखो कैसे, अगर आप इसको समझ गए हो तो cosec x के बारे में समझ जाओगे। ठीक है, कि y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, cosec x, और हमें पता है कि cosec x क्या होता है, 1/sin x होता है। ठीक है, और x इज़ नॉट इक्वल टू n पाई, डिफाइंड के लिए नहीं होगा। ओके, अब हमें पता है sin x के बारे में कि हमारा जो sin x होता है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, -1 से 1 तक जाता है। और sin x जो है मतलब cosec x जो है, sin x जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं जैसे ऊपर में किया अभी हमने। और sin x को क्या करो, एक तो -1 से 0 माइनस पे ले लो, और एक बार sin x को क्या करो, 0 प्लस से कहाँ पे ले लो, 1 पे ले लो। अब इसका रेसिप्रोकल कर लो आप, तो 1 जब sin x करोगे तो इधर से कितना आ जाएगा, 1/0 माइनस, और इधर से कितना आ जाएगा, 1/-1। और आपका यहाँ से जब करोगे 1/sin x तो कितना आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/0 प्लस। तो 1/0 माइनस कितना हो जाएगा आपका, -इन्फिनिटी, और 1/sin x कितना हो जाएगा, cosec x, और इधर कितना हो जाएगा, -1। और इधर जब cosec x आप देखोगे cosec x, तो ये कितना हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। अब इन दोनों को फिर से कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारा जो cosec x है, cosec x वो कहाँ से कहाँ तक आ गया, वो आ गया -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया आपका cosec x का रेंज। तो अब यहाँ पे जो cosec x के बारे में हमने लिखा था, अब उसके रेंज के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो रेंज होता है वो होता है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यानी कि ये आप मतलब कि cosec x एक ऐसा फंक्शन है जो कि वैल्यूज आपको आउटपुट में जो भी देगा वो आपको -इन्फिनिटी से -1 के बीच में देगा, या फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में देगा। -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ये नहीं देगा। मतलब ये है कि अगर हम ये पूछें, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं बिल्कुल ईजी सा, ठीक है, कि एग्जाम्पल कि cosec x का वैल्यू 1/2 कहाँ पे होगा। ठीक है, cosec x का वैल्यू जो है वो 1/2 कहाँ पे होगा, तो नो सॉल्यूशन कह देंगे सीधे सीधे। नो सॉल्यूशन क्यों कहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा वो -इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच में रहता है, लेकिन 1/2 जो है वो तो इन दोनों के बीच में है, -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो उसके बीच में तो कोई वैल्यू नहीं लेगा। इसको आप उल्टा भी करके देख सकते हो, इसको आप उल्टा करो तो कितना हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा। तो 1/sin x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि sin x इक्वल टू कितना हो गया आपका, 2। तो पता है आपको कि sin x जो है वो तो -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू लेता है, ये तो इससे आगे जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। लेकिन ये तो क्या कर रहा है, ये 2 कह रहा है ना, जो कि -1 और 1 मतलब 1 से बाहर है, इस ये जो रेंज है इसका, इस रेंज से बाहर है। तो x का चाहे कुछ भी वैल्यू हम लोग डाल दें, ये 2 नहीं ले सकता है। ओके, तो आपको अब ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, cosec x के बारे में। तो cosec x अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप sec x भी समझ गए। ठीक है, cosec x अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप sec x भी समझ गए। y इज इक्वल टू sec x को भी आप समझ गए कि sec x क्या होगा हमारे पास। तो ये आपका फंक्शन होगा, ये यहाँ पे आपका फंक्शन है, क्या है, y इज इक्वल टू sec x। ठीक है, यहाँ पे है इसका डोमेन, तो और यहाँ पे आ जाते हैं इसके रेंज पे। तो इसका डोमेन क्या होता है, sec x क्या होता है, 1/cos x। तो हमारा cos x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और cos x 0 कहाँ पे होता है, तो वो होता है 2n + 1 π/2 पे, 2n + 1 π/2। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से
हटा देंगे और इसका रेंज जो होता है आपका, अब आपका cos x भी -1 से 1 तक जाता है, तो 1/cos x बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर जैसा हमने किया वैसे ही -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये आपका इसका रेंज हो जाएगा। तो चार के बारे में, चार के डोमेन और रेंज के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। आपका ये देखो साइन एक्स के बारे में दिया हुआ है -1 से 1, कॉस एक्स के बारे में -1 से 1 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप कि कॉसेक एक्स के बारे में क्या दिया हुआ है कि एन पाई नहीं होना चाहिए डोमेन में, और वाई बोला है कि सब कुछ मतलब वाई 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा। अब वही चीज़ कह रहा है, देखो ये क्या है -1 से छोटा, ये क्या है 1 से बड़ा। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि y जो है हमारे पास, y वो -1 से छोटा है और क्या है 1 से बड़ा है। तो वही चीज़ को यहाँ पे उसने दिया हुआ है, ठीक है। उसी को लिखने का दूसरा तरीका है आपका कि वो -1 से छोटा और 1 से बड़ा। सेम आपका सेक एक्स के लिए है कि सेक एक्स के लिए क्या होगा हमारे पास 2n+1 π/2, ठीक है। और रेंज आपका देखो वही है। अब आते हैं tan x वाले पार्ट पे, ठीक है, कि tan x का डोमेन और रेंज क्या होगा आपका, ठीक है। y = tan x की बात करते हैं हम, ओके। तो देखो tan x क्या होता है, tan x होता है हमारे पास sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x होता है tan x, ठीक है। अब ये डिफाइंड कहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे कि cos x 0 होगा, तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू z, ओके। तो हम क्या करते हैं ना कि π/2 के मल्टीपल्स पे नहीं होना चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं कि x का एक ऐसे ही मतलब कि जो डोमेन का एक पार्ट उठाते हैं और हम उसमें -π/2 से लेके और π/2 तक के बात करेंगे, -π/2 से लेके और π/2 तक की बात करते हैं कि जब हम यहाँ पे x में, मतलब ये हमारे पास एक tan x वाला जो फंक्शन है, मतलब ये tan x मशीन है ना, ये जो tan x मशीन है इसमें हम इनपुट डालने वाले हैं, ठीक है, कहाँ से -π/2 से लेके और π/2 तक, और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या निकलता है, हमारा आउटपुट जो है वो क्या निकलता है। ध्यान दोगे कि -π/2 को भी नहीं इंक्लूड किया है और π/2 को भी नहीं इंक्लूड किया है। रीज़न क्या है कि उस पर ये डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो आप कि जब -π/2 नहीं है तो x का वैल्यू हम लोग इस तरीके से कुछ लिखते हैं -π/2 ऐसे करके और प्लस लिखते हैं। प्लस करने का मतलब क्या है कि जस्ट ग्रेटर देन -π/2, -π/2 से थोड़ा सा आगे चल के हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। और हम उस पर पता करना चाहते हैं कि इस पर हमारा मतलब कि tan वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि π/2 पे तो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। एक बार हम लोग इस पे करने वाले हैं और एक बार क्या करेंगे π/2 माइनस पे लेंगे, क्योंकि π/2 प्लस पे हम लोग नहीं ले सकते ना यहाँ पे, ये क्यों हमारा पास यहाँ से ऐसे जा रहा है, x जो है यहाँ से -π/2 और π/2 के बीच में है, यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में है, तो π/2 प्लस चले जाएंगे तो वो तो है ही नहीं ना, हम लोग तो इसके बीच की बात कर रहे हैं, इसके बीच की बात कर रहे हैं। तो -π/2 से थोड़ा सा आगे चलेंगे और π/2 से थोड़ा सा पीछे चलेंगे, उस पर वैल्यू पता करेंगे। आते हैं इसके बारे में पता करते हैं। देखो कि अगर हम आपसे पूछें कि tan ऑफ -π/2 प्लस पे जो वैल्यू होगा आपका वो कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, ये जो वैल्यू होगा वो साइन ऑफ -π/2 प्लस डिवाइड बाई कॉस ऑफ -π/2 प्लस होगा आपका, यही होगा ना, साइन बाई कॉस। अब हम लोग निकालेंगे साइन -π/2 प्लस पे वैल्यू और कॉस -π/2 प्लस पे वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए ना हम अभी फ़िलहाल के लिए आपका ग्राफ मतलब कि ग्राफ का यूज कर लेते हैं थोड़ा। ये जो ग्राफ देख रखा है ना साइन और कॉस का, तो साइन के ग्राफ का हम आपको यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चाहे एक काम करेंगे और क्या किया जा सकता है, हाँ चलो हम आपको यहाँ से बताते हैं। देखो -π/2 प्लस, अच्छा एक्चुअली इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको,
हम आपको जियोजेब्रा से y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ठीक है, ये देखो ये आपका ग्राफ हुआ, ठीक है। तो -π/2 देखो आप कि -π/2 जो होगा आपका वो कहाँ पे होगा इसमें, एक मिनट आप रुक जाओगे थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो ये आपका -π/2 है, यहीं पे तो -1 होगा ना, -π/2 आपका यही होगा। तो हमें क्या करना है, -π/2 मतलब ये वाला -π/2 होगा एक्चुअली x का वैल्यू, ये जो आपका होगा ना x का वैल्यू -π/2 होगा, सॉरी ये तो -1 होगा ना, चलिए इसको हटा कैसे सकते हैं हम, चलिए अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, चलिए आई होप आप समझ तो जाएंगे। ये -π/2 हुआ, ठीक है, अच्छा हट सकते हैं, देखो आप ये देखो आप, ये कहीं -π/2 होगा आपका यहाँ पे, ये आपका -π/2 होगा। तो -π/2 प्लस का मतलब क्या हुआ, इससे थोड़ा सा आगे आएंगे, तो थोड़ा सा जब आगे आएंगे तो हम उस पर वैल्यू निकालने के देखना चाहते हैं कि उस पर वैल्यू कितना आएगा। तो वैल्यू जो देखा हमने ऐसे ही देखते हैं ना, तो हमारा क्या हुआ, -1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आएगा, यहाँ से -1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो वैल्यू मिलेगा ना हमें, ये जो वैल्यू मिलने वाला है वो -1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू मिलने वाला है, इस तरीके से -1 से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि ऊपर में कट कर रहा है ना, तो ऊपर में कट करने का मतलब कि -1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू मिलेगा हमें। ओके, अब कॉस वाला कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हटा देते हैं थोड़ा, ये देखो ये आपका कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया, ठीक है। अब आते हैं कि कॉस ऑफ एक्स का अगर ग्राफ बन गया आपका, तो फिर से वही देखो, ये आपका -π/2 होगा, ये जो होगा आपका वो माइनस का π/2 होगा, क्योंकि -π/2 पे 0 होता है, ठीक है। अब -π/2 प्लस का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आगे चलोगे आप, इससे थोड़ा सा आगे, तो थोड़े से आगे पे अगर आप वैल्यू पता करना चाहते हो तो देखो आपका क्या होगा, ऐसे आ जाओ ऐसे, तो क्या हो रहा है, 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो हम लोग कह सकते हैं कि 0 प्लस वैल्यू होगा। वाई एक्सिस पे हम लोग वैल्यू देखेंगे ना कॉस एक्स का, तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग वही कह देते हैं कि ये जो वैल्यू होगा हमारा वो क्या होगा, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ऊपर में एक फाइनाइट नंबर हुआ ना, आप माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस को अगर आप बाहर निकाल दोगे तो माइनस बाहर निकालने के बाद क्या हुआ, 1 प्लस और होल डिवाइड बाई 0 प्लस, तो ऊपर में एक फाइनाइट नंबर डिवाइड बाई एक बहुत ही छोटा नंबर, तो क्या होता है, इन्फिनिटी, और एक बाहर में माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी। ये कितना हो जाएगा आपका, -π/2 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो हमारा वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है, -इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। वैसे ही हम लोग एक काम करेंगे, वैसे ही tan ऑफ π/2 माइनस पे चेक करेंगे कि π/2 माइनस पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग इसके पहले जानना चाहते हैं, हम इसके बीच में ले रहे हैं ना वैल्यूज़, तो आपका टाइम π/2 माइनस पे क्या होगा, साइन ऑफ π/2 माइनस डिवाइड बाई कॉस ऑफ π/2 माइनस, ये आपका आएगा। तो जब आप इसको निकालोगे तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, तो इसको जब करोगे ना तो ये आपका प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जब आप -π/2 से लेके और सिर्फ π/2 तक जा रहे हो तो आपका जो वैल्यू है वो -इन्फिनिटी से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक कवर हो गया, तो सब कुछ तो कवर हो ही गया। तो इसलिए tan का जो रेंज होता है ना हमारे पास, tan का, यानी कि हम यहाँ से लिखते हैं कि y = tan x, ठीक है, ये आपका फंक्शन हुआ, ये आपका हुआ डोमेन,
ठीक है। और यहाँ पे आ जाओगे आप रेंज पे। तो tan x का जो डोमेन होता है आपका वो होता है, सॉरी, वो क्या होता है, x बिलोंग्स टू सब कुछ चलेगा, क्या नहीं चलेगा, 2n+1 π/2 नहीं चलेगा, क्योंकि cos x होता है डिनोमिनेटर में। और रेंज क्या होता है, इसका रेंज जो होता है ना वो r होता है, ठीक है। यानी कि कुछ भी वैल्यू ले सकता है ये, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक सारा वैल्यू जिसमें आ सकता है आपका। वैसे ही y = cot x होता है। तो cot x का जो डोमेन क्या होगा, नीचे में sin x आता है तो x बिलोंग्स टू r माइनस क्या होगा आपका n π। ध्यान रखोगे कि n बिलोंग्स टू z, बार बार लिख नहीं रहे हैं बस। इसका जो रेंज होता है वो भी क्या होता है आपका r होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो डोमेन और रेंज की बात कर रहा है वो यहाँ पे कहाँ गया, कि देखो आप कि जो tan x होता है वो क्या होता है, ये डोमेन होता है, और रेंज जो होता है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है हमारे पास। वैसे ही रेंज जो होता है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है। तो ये आपका फाइनली सबका डोमेन और रेंज पता चल गया, ठीक है, कि sin x का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, cos x का डोमेन रेंज, sec x, cos x, tan x, cot x, सबका बिल्कुल डिटेल्स में मैंने बता दिया है, ठीक है। ये एक्चुअली है क्या ना कि एक बार करना है आपको, एक बार करोगे अच्छे से फील आ जाएगा तो फिर ये हमेशा याद रहेगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में ग्राफ करेंगे फिर हो जाएगा। चलिए ग्राफ के बारे में भी बता ही देते हैं, ठीक है। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके। तो ग्राफ के लिए ना सबसे अच्छा हम आपको एनिमेशन से ही दिखा दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप देखो कि ग्राफ्स जो होता है वो कैसे बनता है, ठीक है। हम आपका ये जो लिंक है ना, ये जो भी हम दिखा रहे हैं इसका लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और क्लास नोट्स का भी। ओके सॉरी, अभी हम लोग प्लॉट जो है वो सिर्फ 0 से लेकर 2π तक करेंगे, और फिर उसके बाद हम बता देंगे कि उसके बाद कैसा ग्राफ बनेगा। चलो देखो आप, ये जो है आपका यहाँ से देखोगे कि यहाँ से आपका एंगल चेंज होगा, ये एंगल चेंज होगा, और उसके साथ साथ बगल में हमारा जो साइन होगा और कॉस होगा जो भी होगा वो सबको प्लॉट करेगा, ठीक है। ये आपका एंगल चेंज होगा आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉरी, ये देखोगे आप, यहाँ से हम लोग एंगल चेंज करेंगे और देखिएगा आप कि साइन जो है आपका कैसे प्लॉट होता है। हम साइन को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। आप ये देखो, जीरो पे देखो आप, जीरो है, ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस का काम कर रहा है, ये जो लाइन है आपका, जो हॉरिजॉन्टल वाला आपका ब्लैक लाइन दिख रहा है, और ये वर्टिकल लाइन है आपका, ठीक है। हम इस पर चला नहीं सकते हैं पेन। आप ये देखो साइन कैसे आपका प्लॉट हो रहा है, आप एंगल बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, जीरो से लेके, और कहाँ पहुँचे, π/2 पे। तो देखो जीरो से लेके जैसे ही π/2 तक पहुँचे तो हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या, मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, यहाँ से जीरो से लेके बढ़ के कहाँ तक गया आपका, 1 तक, ठीक है। ये देखो आप π/2 एंगल पे देख रहे हो आप इसको, सॉरी सॉरी, पता नहीं क्या हो गया।
ठीक है, ये देखो आप, फिर आगे बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, देखो आप पाई पे आए तो जीरो हुआ, फिर घट के -1 पे पहुंच गया, फिर -1 से जीरो। ठीक है, तो ये आपका जो ग्राफ हो गया आपका, ये हो गया किसके लिए, ये आपका ग्राफ हो गया साइन एक्स का। कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से लेकर 2 पाई तक के लिए। देखो आप कैसे बनता है इसका ग्राफ। ठीक है, हम एक बार इसको ट्रेस को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखो कैसे बनेगा आपका ग्राफ जो है, वो जैसे जैसे पॉइंट इस पे मूव करेगा तो साइन का जो ग्राफ होगा वो कैसा आपका बनेगा। देखो अब फिर से आपका 0 पे पहुंच गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, रुक जाओ। तो देख सकते हो नीचे नीचे जहाँ पे टच कर रहा है, जिस लाइन को टच कर रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -1। और ऊपर जिस लाइन को टच कर रहा है ये ग्राफ, उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है। तो देखो आप ये क्या कर रहा है, जब पूरा का पूरा सर्कल पे जो पॉइंट घूम रहा है तो आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी वाई कोऑर्डिनेट जो है वो किस तरीके से -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है आपका। देख सकते हो आप इसको। ठीक है, जैसे देखो देखो 0 से लेकर π/2 तक तो 1 पे गया, फिर पाई पे आया, पाई पे साइन पाई कितना होता है, 0, तो देखो 0 को क्रॉस कर रहा है। फिर 3π/2 पे -1 होता है तो -1 पे पहुंच गया, और फिर से आपका 2 पाई पे 0, तो आप देखो पॉइंट कहाँ पे आपका 0 पे पहुंच गया। और फिर से कंटिन्यू, मतलब ये सिर्फ 0 से 2 पाई तक हम लोग बना रहे हैं इसका ग्राफ। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया किसका, साइन एक्स का। ठीक है, अब हम कॉस एक्स से शुरू करने वाले हैं। कॉस आप देखोगे एक्स कोऑर्डिनेट, आप एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे किस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है और ग्राफ कैसे बन रहा है। देखो आप यहाँ π/2 पे कितना होता है, 0, देखो 0 को क्रॉस किया। पाई पे कितना होता है, -1, देखो -1 को क्रॉस किया। 3π/2 पे कितना होता है, 0, देखो 0 को क्रॉस किया लाल वाला। और फिर से 2 पाई पे वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, देखो 1 पे पहुंच गया वो। ठीक है, अब दोनों को एक साथ देख सकते हो कि किस तरीके से इसका ग्राफ बन रहा है। ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट किस तरीके से घूम रहा है, जो अभी हमने इससे पहले आपको ग्राफ बना के मतलब एनिमेशन दिखाया था ना, कि cos x जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे दिखता है हमारा, और sin x जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट पे दिखता है। तो ये आपका sin x और cos x का ग्राफ हो गया किसके लिए, 0 से लेकर 2 पाई तक के लिए। अब आते हैं tan x वाले पे। देखो आप tan x पे कैसा बनेगा आपका। देखो जैसे ही sin x 0 की तरफ आ रहा है ना, cos x जो 0 की तरफ जा रहा है तो ये बहुत ऊपर चला जा रहा है एकाएक, क्योंकि नीचे पे आ रहे हैं ना हम लोग। देखो आप cos x जैसे ही 0 की तरफ आएगा ना, आप ये देखोगे कि ये बहुत ऊपर की तरफ जाएगा tan x। तो ये आपका कुछ इस तरीके से tan x का ग्राफ बनता है। तो tan x के ग्राफ को, किसी भी ग्राफ को आप देख सकते हो, तो इसमें देखोगे कि ये कहाँ से नीचे -∞ तक जा रहा है और ऊपर में कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसलिए इसका रेंज हम लोग कहते हैं कि -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। और ये देखो π/2 पे, अगर आपको एक्स एक्सिस पे π/2 देख रहा है तो आप देखो ध्यान से कि π/2 पे इसका कोई ग्राफ नहीं है। π/2 पे इसका कोई ग्राफ नहीं है, इस वर्टिकल लाइन पे कहीं भी ग्राफ कट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है, π/2 पे नॉट डिफाइंड है। फिर अगला 3π/2 जो है उस पर भी नॉट डिफाइंड है। ओके, अब इन सबको रोक देते हैं। ठीक है, साइन कॉस ये जो भी है इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉसेक एक्स की, कि देखो कॉसेक एक्स का जो ग्राफ बनेगा आपका वो कैसा बनेगा। ये देखो आप 1 से या तो ऊपर में है या फिर -1 से नीचे में है ग्राफ। आप देख सकते हो कि -1 और 1 के बीच में साइन वाला ग्राफ रहता था। आप साइन वाला ग्राफ को भी देखो, साइन वाला जो ग्राफ था वो हमारा -1 और 1 के बीच में था। लेकिन जो कॉसेक एक्स का ग्राफ है वो या तो -1 से नीचे है
या फिर 1 से ऊपर है। देख सकते हो आप कि साइन एक्स का तो ग्राफ जो है आपका -1 से 1 के बीच में घूमते रहता है, लेकिन कॉसेक एक्स जो है वो -1 से नीचे होता है और 1 से क्या होता है, ऊपर होता है। देख सकते हो आप, या तो -1 से नीचे होगा या फिर क्या होगा, 1 से आपका ऊपर होगा। तो आप इन दोनों को एक साथ देखो, ठीक है। ये बस हम लोग एक इंटरवल में बना रहे हैं, 0 से लेकर 2 पाई तक बना रहे हैं। अभी हम लोग जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है। ये आपका सिर्फ एक पार्ट में बना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से। अच्छा, आप यहाँ पे भी देखो, पाई वाले पे देखो, जब अभी अभी देखना, जब पाई पे आया तो आप देखो कि पाई पे जो ग्राफ है वो आपका बिल्कुल मतलब ऊपर चला जा रहा है। रीज़न क्या है कि पाई पे साइन 0 होता है और कॉसेक एक्स पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होगा। तो इसलिए देखो वहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है। जब आप ऊपर ऐसे चलते जाओगे ना, तो कहीं भी आपको ग्राफ कहीं कट करते हुए नहीं दिखेगा। तो आप इसका डोमेन देख सकते हो कि कॉसेक एक्स जो है किस पे नॉट डिफाइंड है, पाई वाले पे। जहाँ पे भी पाई है आपका, वहाँ पे देखो पाई है, 2 पाई है, उस पर नॉट डिफाइंड है। या फिर 0 पे भी देखो, 0 पे भी ग्राफ नहीं है कोई। ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो कहीं कट नहीं करेगा। तो ये आप देख सकते हो किसके लिए, साइन और कॉसेक। इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। दोनों को ट्रेस क्लियर कर दिया हमने। अब कॉस और सेक को देखो आप, अब आप कॉस और सेक का ग्राफ देखो। तो कॉस और सेक वाले ग्राफ में भी देखोगे कि कॉस जो होता है वो आपका -1 से 1 के बीच में रहता है, लेकिन सेक जो होता है वो क्या होता है, -1 से नीचे होता है या फिर 1 से ऊपर होता है। आप देख सकते हो कि ब्लैक वाला जो आपका लाइन है वो सेक का बन रहा है और रेड वाला जो है आपका कॉस वाला बन रहा है। तो आप देख सकते हो कि कॉस जो है -1 से 1 के बीच में है। कभी भी आप, हम इसका लिंक दे देंगे, आप ऐसे मतलब कि कभी रात में आपको पढ़ने वढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, बोर हो रहे हो, तो इसी को चला के देख लो, कितना खूबसूरत सा दिखता है, ठीक है। देखो मैथ्स में कितना अच्छा इक्वेशंस, मतलब कितना अच्छा फिगर बन बन रहा है, ठीक है। ये आपका कॉस और सेक ये बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी देखो कि सेक वाला ग्राफ आपको कहाँ पे नहीं दिख रहा है। देखो π/2 पे देखो आप, π/2 पे दिख रहा है क्या, ऊपर में नहीं दिख रहा है, ठीक है। और फिर 3π/2 पे भी देख लो, नहीं दिख रहा है, उसके बीच में सब जगह है। तो सेक कहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है, जहाँ पे कि कॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि सेक क्या होता है, 1/cos होता है। आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। और फिर एक बार हम tan और cot दोनों को बना देते हैं। कि tan और cot का जो ग्राफ होगा आपका वो किस तरीके से बनेगा। cot और tan देखो आप लिखा हुआ है वहाँ पे, उससे आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ यहाँ पे देखो एक बार मिला ना, मिला। तो जहाँ पे मिला है वहाँ पे tan और cot दोनों बराबर है। वो कौन सा वैल्यू होता है, π/4। तो π/4 पे दोनों कितना होता है, 1 होता है ना। देखो आप, अगर वहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखोगे तो कहाँ पे है, ये 1 पे कट कर रहा है। अभी देखना आप, अभी जहाँ पे कट किया वहाँ पे देखो आपका कितना है, 1 है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रहा है आपको वो कौन सा है, 1 वाला है। तो देखो 1 को क्रॉस करके जा रहा है, ठीक है। और ये फिर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आके एक बार और जो मिल रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी दोनों पॉजिटिव होता है। और कितना होता है, 1 होता है। तो आपको देखो अब की बार देखना, ये रहा, देखो आप थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से 1 पे आ रहा है ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए 1 ले रहा है आपका। तो ये बन गया आपका सारा ग्राफ बन गया, ठीक है। एनिमेशन से आपको थोड़ा सा फील आ गया होगा अच्छे से कि किस पे क्या है। अब आप इसके बाद क्या करोगे कि ये जो ग्राफ है आप उसका रट्टा मारोगे, ठीक है। ये जो ग्राफ्स आपके दे रखे हैं, अब वही चीज़ ना आप देख सकते हो आपके कि कहाँ पे 0 से 1 तक। इसने क्या बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 तक पहले इंक्रीज करता है साइन। तो देखो ग्राफ तो आपको पता चल गया कि ग्राफ ऐसा बनता है। तो आप ऐसे देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो कि 0 से लेकर π/2 तक जब जाओगे तो आपका y वैल्यू देखो क्या हो रहा है, ये जा रहा है,
तो वाई वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ऐसे मतलब बढ़ना शुरू हुआ, ऐसे शुरू हुआ ना, और कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। तो ये बढ़ रहा है ना आपका, वाई वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एंगल बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, ये बढ़ा रहे हो, तो आपका ये जो ग्राफ है, मतलब किसी भी पॉइंट पे, जैसे पाई/2 पे चेक करना है कि पाई/2 पे वैल्यू कितना होता है, तो पाई/2 पे कितना होता है, 1 होता है। तो जैसे जैसे आप ग्राफ पे इस पार्ट पे चलोगे, तो आपका वाई कोऑर्डिनेट पे कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, चलेगा ना। तो 0 से 1 तक, तो वही कह रहा है कि जब आप 0 से लेकर पाई/2 तक जाओगे, देखो आप 0 से लेकर पाई/2 तक जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 0 से पाई/2, इस तरीके से 0 से पाई/2, तो 0 से लेकर 1 तक। अगला कह रहा है कि 1 से लेकर 0 तक, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि जब पाई/2 से आप पाई की तरफ आओगे, तो आपका 1 से 0 की तरफ आएगा। देखो आप हो रहा है क्या यहाँ पे, जैसे पाई/2 से पाई की तरफ चले, यहाँ पे देखो आप पहले 1 पे था ये, और 1 से घटते घटते कहाँ पे आ गया, ये 0 पे आ गया। यहाँ पे देखो वैल्यू देखते हैं यहाँ पे ना, तो देखो आप यहाँ पे पहले 1 पे था और अब कहाँ पे आ गया, 0 पे आ गया। फिर जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो यानी कि पाई से लेकर 3 पाई/2 तक, ये पाई से लेकर 3 पाई/2 तक जाओगे, तो आपका वैल्यू देखो कहाँ था, 0 पे था, और 0 से घट के कहाँ चला गया, -1। तो वही चीज़ आपको दिखाया गया यहाँ पे कि डिक्रीजेज फ्रॉम 0 to -1। फिर जैसे ही आप 3 पाई/2 से 2 पाई पे चलोगे, तो आपका वैल्यू देखो फिर से, मतलब ग्राफ ऐसे चल रहा है, तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू आपका यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ रहा है और बढ़ के फिर यहाँ पे पहुँच रहा है, यानी कि -1 से 0 की तरफ। तो यहाँ पे देखो आपका लिखा हुआ है कि इंक्रीजेज फ्रॉम -1 to 0। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, आप इसको चाहो तो मतलब कि ग्राफ बना के और सबको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये होगा आपका साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, जो भी है आपका उसका ग्राफ, ठीक है। ग्राफ्स को अच्छे से याद कर लोगे आप। एक चीज़ यहाँ पे बता देते हैं कि देखो, जो हम लोग कहते थे ना कि साइन जो होता है, हम लोगों ने शुरू में लिखा था कि साइन ऑफ 2n पाई और प्लस एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन एक्स के बराबर होता है ना। यानी कि अगर हम ऐसे लिखें कि साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, एन की जगह पे 1 रख दिया, तो ये साइन एक्स के बराबर होगा। तो ये हम लोग इसलिए लिखते हैं ना, क्योंकि इसको कहते हैं कि साइन जो होता है वो 2 पाई से पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक का मतलब ये है कि हर एक 2 पाई के बाद वो सेम वैल्यू रिपीट करेगा। जैसे देखो आप, जैसे पाई/2 पे ये हुआ हमारे पास, कितना ले रहा है, 1 ले रहा है ना। तो पाई/2 से जब आप 2 पाई आगे जाओगे, तो कितना हो जाएगा आपका, 5 पाई/2 हो जाएगा। तो आप 5 पाई/2 पे जाओ, तो 5 पाई/2 पे जब जाओगे ना, तो देखो आपका वैल्यू यहाँ पे भी कितना ले रहा है, 1 ही ले रहा है, ठीक है। पाई पे देखो आप, पाई पे 0 ले रहा है, तो पाई से 2 पाई आगे चले जाओ, तो कितने पे पहुँचोगे आप, 3 पाई पे पहुँचोगे। तो वहाँ पे भी देखो वैल्यू कितना ले रहा है, 0 ही ले रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 2n पाई प्लस एक्स करने से हमारा जो वैल्यू होता है ना वो सेम ही आता है। कहीं से भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कितना है, -पाई/2। तो -पाई/2 में जब आप 2 पाई करोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 पाई/, -पाई/2 करेंगे तो 2 to 4 पाई, हाँ 3 पाई/2 आएगा, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, ये माइनस का 3 पाई/2 है ना, वही तो गड़बड़ लग रहा था हमको, क्या हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना है, -3 पाई/2। तो -3 पाई/2 में जब आप 2 पाई करोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। तो वही कह रहा है कि अब अच्छा, इसमें 2 पाई की जगह पे आप 4 पाई ऐड कर दो, -3 पाई/2 और प्लस जब 4 पाई आप करोगे तो 5 पाई/2 आ जाएगा। तो आप ये देखो कि क्या 5 पाई/2 पे भी आपका वैल्यू वही है, क्या आपका 5 पाई/2 पे भी वैल्यू वही है क्या। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से चले तो यहाँ से पाई/2 पे पहुँचे, और 2 पाई चले तो 5 पाई/2 पे पहुँच गए। तो देखो आप वहाँ पे भी वैल्यू आपका सेम है। आप इस तरीके से देख सकते हो कि वहाँ पे भी आपका वैल्यू सेम ही है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि 2n पाई प्लस एक्स, साइन में करो चाहे कॉस में करो, आप ये भी सेम चीज़ जो है इसमें वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा, साइन कॉस, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ग्राफ के बारे में तो आपको बता दिया वैसे ही, ठीक है। बाकी जो है आपके नोट्स में आप बना लेना, ठीक है, कि साइन एक्स जो होता है वो अपने आप को रिपीट कितने के बाद करता है, 2 पाई के बाद। तो हम लोग कहते हैं ना कि जितने के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है उसको इसका पीरियड कहते हैं, इसको हम लोग इसका पीरियड कहते हैं। तो कॉस एक्स का भी जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है, ठीक है।
अगर साइन का पीरियड 2 पाई है तो इसके रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स का जो पीरियड होगा ना वो भी आपका 2 पाई ही होगा, ठीक है। जो कॉस अगर 2 पाई से पीरियोडिक है तो सेक जो होगा सेक एक्स वो भी आपका 2 पाई से पीरियोडिक होगा। जो टैन और कॉट होता है ना वो पाई से ही पीरियोडिक होता है, यानी कि ये पाई के बाद ही अपने वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देता है, टैन और कॉट एक्स ये दोनों जो है वो पाई के बाद ही अपना वैल्यू जो है वो रिपीट करना शुरू कर देता है। आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि ये पॉइंट पे देखो, ठीक है। आप ये देखो कि यहाँ पे जीरो पे कितना ले रहा है, जीरो ले रहा है। फिर देखो अगला तुरंत पाई पे ही जीरो ले रहा है, अगर पाई ऐड करें तो फिर से 2 पाई पे ही ये जीरो लेना शुरू कर दे रहा है। यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू ले लो आप, यहाँ पे कोई भी कुछ भी वैल्यू ले लिया, ठीक है। इसके जस्ट पाई ऐड करोगे ना तो ये वाला वैल्यू आपका फिर से वापस रिपीट करेगा, ठीक है। यहाँ पे पाई पहले चले जाओ तो भी आपका वो रिपीट करेगा वो चीज़, ठीक है। तो ये सिर्फ पाई के बाद ही अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो इसलिए इसका पीरियड जो है हम लोग कहते हैं कि इसका पीरियड जो होगा वो कितना होगा, पाई होगा। और सेम यहाँ पे भी है आपका किसके साथ, कॉटेक्स के साथ। सेक एक्स और कॉसेक्स में देखोगे आप तो फिर से आपका वही है कि रिपीट देखो आपके पास कितने के बाद करेगा, ये जीरो हुआ तो जीरो के बाद अगला मतलब सॉरी जीरो पे 1 आ रहा है तो अगला जो 1 आएगा वो 2 पाई पे आएगा आपका, बीच में कहीं नहीं आएगा 1, ठीक है। अगला जो 1 आएगा आपका वो 2 पाई के बाद आएगा, फिर अगला जो 1 आएगा वो और 2 पाई आगे आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये कितने से रिपीट करता है, ये 2 पाई से ही रिपीट कर रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि -पाई/2 पे -1 ले रहा है तो अगला जो होगा -पाई/2 प्लस 2 पाई 3 पाई/2 पे जो होगा वो आपका 1 ले रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कर लेंगे, जो एग्जाम्पल्स कुछ हैं थोड़े बहुत, ओके। थैंक यू।